नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी बीकानेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम नगर पालिका एक्ट के चैप्टर 3 पढ़ चुके थे, है ना? तो 3 चैप्टर को अपन खत्म कर चुके थे। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ में। चैप्टर नंबर 4 जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि जो नगर पालिका है उनकी संपत्ति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है चैप्टर नंबर 4? नगर पालिका की संपत्तियों के बारे में हमारे को जानकारी देता है। तो आज हम क्या करेंगे, उन्हीं के बारे में ही बात करेंगे। छोटा सा ये लगभग 67 से स्टार्ट होता है और 75 76 तक की धाराएं अपन आज पढ़ेंगे। बाकी अपन कल की तारीख में करेंगे आगे की चीज। अच्छा, धारा 67 क्या कहती है कि संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, यानी कि नगर पालिका क्या कर सकती है, संपत्ति को अर्जित कर सकती है, संपत्ति को धारण कर सकती है, उनके बारे में चीजें बताई गई। जैसे कि इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, यानी कि जो नगर पालिका अधिनियम 2009 हम पढ़ रहे हैं, उस अधिनियम की पूर्ति के लिए, उस अधिनियम के तहत नगर पालिका चाहे तो संपत्ति को क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है या फिर उसको धारण कर सकती है। कैसे कैसे कर सकती है? तो भी उसको उपहार में मिल सकती है, वो खरीद सकती है, या वो किसी भी अन्य तरीके से अर्जित कर सकती है। पूरी की पूरी छूट दी गई कि आप तो बस संपत्ति को अर्जित करो, एक्वायर करो, आपको पूरी पूरी छूट है। बस लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से आपको नहीं करना है ना? यही क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, नगर पालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है, संपत्ति को धारण कर सकती है। किस उद्देश्यों के लिए? नगर पालिका अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के लिए। और कैसे कर सकती है? उपहार ले सकती है, खरीद सकती है, या अन्य तरीके से। अन्य तरीके से मतलब कोई बंदा दान में दे दे, है ना? कई बार अपने देखा हो, कई भामाशाह होते हैं, वो अपनी जमीन को दान दे देते हैं कि हम क्या करें, जमीन नगर पालिका को दान में दे रहे हैं, है ना? अच्छा, संपत्ति कैसे हो सकती है? चल संपत्ति हो सकती है या फिर अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे हम जंगम या स्थावरी बोलते हैं, मूवेबल और अमूवेबल भी बोलते हैं। क्या होता है चल और अचल संपत्ति? सिंपल सा एग्जांपल, वो संपत्ति, वो एसेट्स जिनको अपन जिस अवस्था में अभी है उसी अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। जैसे कि गाड़ी हो गई, ट्रैक्टर हो गए, जेसीबी हो गई, एसी हो गया, मैं हाथ में मार्कर है, पेन हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, लाइट्स हो गई। ये सभी चीजें क्या है, उनको अपन एज इट इज उठा करके कहाँ ले जा सकते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये संपत्ति कौन सी होगी? चल संपत्ति होगी, मूवेबल एसेट्स हो गए। क्या कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिनको अपन मूवेबल नहीं कर सकते हैं, एक जगह से उनको उसी अवस्था में लेकर के नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, है ना, अगर 10 मंजिला बिल्डिंग है तो उसको हम उसको उस जगह से उठा करके दूसरी जगह पर वैसा वैसा नहीं लेकर के जा सकते हैं। जैसे जमीन होगी, अब वैसे तो है जमीन का पूरा टुकड़ा हम काट के हम उठा करके लेके जा रहे हैं, है ना? या फिर कोई पेड़ हो गए, कोई एक जगह पे 50 पेड़ खड़े हैं तो उनके वहीं खड़े रहेंगे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? स्थावर प्रॉपर्टी। या फिर कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? अचल संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अचल संपत्ति कहलाती है। अच्छा, ये जो शक्ति होगी या ये जो संपत्ति होगी, वो हो सकता है कि नगर पालिका के अंदर हो। मान लीजिए ये एक एरिया है नगर पालिका का, तो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर जो संपत्ति है वो हो सकती है। हालांकि हो सकता है कि नगर पालिका के बाहर भी इस एरिया के अंदर क्या हो, इस नगर पालिका की कोई संपत्ति पड़ी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो धारा 67 क्या कहती है? संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नगर पालिका क्या कर सकती है? संपत्ति को अर्जित कर सकती है या फिर धारण कर सकती है। कैसे कर सकती है अर्जित या धारण? उपहार से उसको मिल जाए, या फिर उसको कोई दान में दे दे, या फिर वो खरीद ले, है ना? किसी भी तरीके से वो अर्जित कर सकती है। अच्छा, संपत्ति कैसे हो सकती है? चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां ले सकती है। और ये कहाँ हो सकती है? नगर पालिका के अंदर हो सकती है या फिर नगर पालिका के बाहर भी कहीं पे हो सकती है। तो ये थी धारा 67। अब बात करते हैं धारा 68, संपत्ति का निहित होना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जैसे नगर पालिका कहीं बनी, है ना, तो राज्य सरकार ने, अगर किसी राज्य सरकार की जितनी प्रॉपर्टी होगी उस नगर पालिका के अंदर, आमतौर पर वो सारी सारी प्रॉपर्टी उसके बाद किसकी हो जाती है? नगर पालिका की हो जाती है। अच्छा, कुछ अगर विशेष कोई जगह है जिसको राज्य सरकार ने आरक्षित कर दिया कि नहीं, इस जगह को आप अपने अंदर एक्वायर नहीं कर सकते, उन जगहों को छोड़ करके बाकी सारी सारी जगहों पर कब्जा या सारी सारी जगहों पर अधिकार किनका हो जाएगा? नगर पालिका का हो जाएगा। यही हम इस धारा के अंदर पढ़ेंगे। संपत्ति का निहित होना, सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई, ध्यान रखना क्या लिखा गया है, आरक्षित नहीं की गई संपत्ति नगर पालिका में निहित होगी। अगर सरकार ने कोई विशेष रूप से आरक्षित कर दी तो वो संपत्ति नगर पालिका की संपत्ति नहीं होगी। नगर पालिका को संपत्ति को निर्देशित करने, प्रबंधित करने और नियंत्रित करने का अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? यानी कि संपत्ति को क्या कर सकती है? अच्छे तरीके से यूज कर सकती है, जिससे क्या हो सके, जनमानस का कल्याण हो सके, नगर पालिका का विकास हो सके,
उन काम के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको निर्देशित कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का हम ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना। नगर पालिका संपत्ति को ट्रस्टी के रूप में धारण करेगी। किसके रूप में धारण करेगी? ट्रस्टी के रूप में धारण करेगी। अच्छा, ट्रस्टी क्या चीज होती है? एक अपन चीज को देख, आपने एक शब्द सुना होगा ट्रस्ट, है ना। क्या शब्द सुना होगा? ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट आपने कई बार देखा हो, चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर जो ट्रस्ट है वो चैरिटेबल ही हो। कई ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो चैरिटेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन सिंपल सी एग्जाम्पल से समझे, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कोई एक सेठ है, बड़ा अच्छा राजेश खन्ना टाइप का कोई बड़ा बंदा है, एक्टर है, और बूढ़ा हो चुका है। उसकी क्या होने वाली है, या एक्सीडेंट हो गया उसको, बहुत खरबपति बंदा है। अभी उसकी क्या होने वाली है, एक्सीडेंट हो गया, मरने वाला है। उसी समय वो क्या करता है, अपने किसी एक रिश्तेदार को बुलाता है, और रिश्तेदार को बुला करके कहता है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जमीनें हैं, वो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दे करके जा रहा हूँ। आप क्या करना, मेरी बेटी अभी छोटी है, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको आप क्या करना, जैसे ही वो 10-12 साल का है, आप क्या करो, उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज दो। जैसे ही वो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का हो जाएगा, तब तक आप क्या करना, इन प्रॉपर्टी को रखना, उनको, उसको, लड़के को खर्चा बेचते रहना। जैसे वो लड़का मैच्योर हो जाए या फिर वयस्क हो जाए, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको हैंड ओवर कर देना, मेरे बेटे को कर देना। तो जो व्यक्ति, जो एक्टर है, जैसे राजेश खन्ना है इसमें ना, इसने क्या किया, राजेश खन्ना, तो इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को दिया, तो ये क्या हो गया, ऑथर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑथर हो गए, उसको बनाने वाले हो गए। अच्छा, जिस व्यक्ति ने, उसका जो रिश्तेदार था, वो क्या करेगा, उसको एक बार के लिए रखेगा, अपने पास रखेगा, उस पर ट्रस्ट बना के रखेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रस्टी। क्या बोलेंगे? ट्रस्टी। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रस्टी बोलेंगे। अच्छा, जो उसका बेटी या बेटा को जो अभी विदेश में पढ़ रहा है, उसको बोलेंगे बेनिफिशियरी। क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। समझा गया? क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ऑथर का, उसके ट्रस्टी का, बेनिफिशियरी, इससे हम बोलते हैं ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। समझे चीजें? तो नगर पालिका किसी संपत्ति को ट्रस्टी के रूप में दान कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति नहीं, जो नगर पालिका की जो संपत्ति है, उसको कैसे दान करेगा? एज ए ट्रस्टी के रूप में। संपत्ति किसकी है? राज्य सरकार की है। ये क्या करेगा? एक ट्रस्टी के रूप में दान करेगा, ताकि बेनिफिशियरी किसको बनाया जा सके? आम जनता को बनाया जाए, आम जनता के जन कल्याण के लिए। अब इसके अंदर अगर अपन देखें, बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा? जनता हो जाएगी, है ना, या नगर पालिका हो जाएगी। अच्छा, ये ऑथर कौन हो जाएगा? राज्य सरकार हो जाएगी। कौन हो जाएगा? राज्य सरकार। ट्रस्टी कौन हो जाए यहाँ पे? नगर पालिका। अब नगर पालिका क्या करेगी? राज्य सरकार की जमीनों, कौन सी संपत्ति को जो आरक्षित नहीं की, उन जमीनों का प्रयोग कैसे करेगी? किसके कल्याण के लिए करेगी? जनता के कल्याण के लिए, या फिर किसके कल्याण के लिए? नगर पालिका के कल्याण के लिए काम करेगी। मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी आपको धारा क्या कहती है। ये संपत्ति का निहित होना। संपत्ति कैसे, किस प्रकार से संपत्ति के बारे में हम बात करेंगे। इस सरकार द्वारा कोई विशेष रूप से आरक्षित अगर कोई जगह नहीं है ना, या कोई संपत्ति नहीं है, तो उसको छोड़ करके बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? नगर पालिका की हो जाएगी। नगर पालिका क्या कर सकती है? उसको जनमानस के कल्याण के लिए या नगर पालिका कल्याण के लिए उसको यूज कर सकती है, उसको निर्देशित कर सकती है, उनको अच्छे काम के लिए उसका प्रयोग में ला सकती है। और उसको कैसे धारण करेगी? एज ए ट्रस्टी के रूप में। किसके रूप में धारण करेगी? एज ए ट्रस्टी के रूप में। और ट्रस्टी वाली कंसेप्ट समझ में आ गया? ट्रस्टी किसे कहते हैं? ट्रस्टी क्या चीज है कि वो क्या करेगी? राज्य सरकार की जो जमीन है उसको ट्रस्टी के रूप में यूज करेगी, और बेनिफिशियरी के रूप में इसको फायदा देगी सरकार, जनता को। समझाएगी चीजें? आगे देखते हैं। संपत्ति कौन कौन सी संपत्ति हो सकती है? अभी 68 धारा चल रही है अभी भी। संपत्ति कौन कौन सी हो सकती है? संपत्ति हो सकती है सार्वजनिक भूमि। जो भी सार्वजनिक भूमि है वो क्या हो जाएगी? अपने सरकार की, नगर पालिका की हो जाएगी। जितनी भी दीवारें हैं, कोई चार दीवारी की हुई है, तो चार दीवारी किसकी हो जाएगी? नगर पालिका। कल को जाके कोई चार दीवारी तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता भाई। कोई बिजली का पोल लगा हुआ है, उसको नहीं तोड़ सकता। गेट हो गया, कोई बड़ा गेट लगा, वो किसका हो जाएगा? नगर पालिका का हो जाएगा। बाजार हो गया, बाजार की भूमि किसकी हो जाएगी? उनकी हो जाएगी। शहर का कोई बूचड़ खाना, वो उसका हो जाएगा। सार्वजनिक भवन हो गए, वो सारे इसके। नगर पालिका निधि द्वारा निर्मित कोई अन्य या अनुरक्षित कोई अन्य भवन है, वो किसका हो जाएगा? नगर पालिका हो जाए। सभी जल स्रोत, जब भी जल स्रोत मतलब कोई अगर झील है, कोई बावड़ी है, कोई टांका है, या कोई वाटर रिजर्वेयर है, कोई आर्टिफिशियल है, या कोई भी है, इन पे सब पे अधिकार किसका हो जाएगा? नगर पालिका का हो जाए। संबंधित भवन, इन जल स्रोतों से संबंधित कोई भवन है, वो भी इनका हो जाएगा। फिटिंग और उससे सटी भूमि, मतलब जैसे मान लिया अपन ने क्या किया, कोई एक ये टांका है ना, या फिर कोई एक आर्टिफिशियल हमने कोई पानी रिजर्वेयर बनाया हुआ है, इसके पास में चार दीवारी की हुई है, इसके अंदर हमने क्या दी हुई है? कुछ
उपकरण रखे हुए हैं इसको साफ करने के लिए, तो ये पानी का टांका या पानी की झील या पानी का जो भी स्रोत है आर्टिफिशियल या नेचुरल जो भी है, इस पे अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। ये पास वाली भूमि है, इस पे अधिकार किसका होगा? सॉरी, नगर पालिका का होगा। इसके जितने भी उपकरण पड़े हैं जिस उस पे अधिकार किसका होगा? सारा का सारा अपने नगर पालिका का होगा। इसके साथ सीवर और नालियां इत्यादि भी किसके अंडर में आ जाएगी? नगर पालिका के अंडर में आ जाएगी। अच्छा, नालियों का क्यों, सीवर का क्यों? सीवर लाइन होती है उसको अपन आम व्यक्ति उसको तोड़ फोड़ ना कर सके, इसलिए किसके अंडर में दी जाती है? नगर पालिका के अंडर में दी जाती है। जितनी भी सड़कें सारी नगर पालिका की आ जाएगी। सड़कों किनारे पेड़ लगे हुए, स्ट्रीट लाइट लगी हुई, सारी सारी क्या हो जाएगी? नगर पालिका के अंडर में आएगी। सार्वजनिक पार्क नगर पालिका के अंडर में आ जाएंगे। उद्यान को या वो आ जाएगा। दान की गई भूमि और भवन भी किसके अंडर में आ जाएगा? अपने नगर पालिका के अंडर में आ जाए। मान लो किसी व्यक्ति ने दान दिया कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या बन जाए, धर्मशाला बन जाए, आने वाले आगंतुक हैं उनको क्या हो सके, यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो सके। तो उसने दान की गई भूमि है, उस पर मान लो कोई धर्मशाला बना दिया, धर्मशाला नहीं बने, जमीन भूमि पड़ी है दान की हुई, तो उस दान की भूमि पे क्या हो जाएगा? कब्जा या अधिकार किसका हो जाएगा? इस समय पे नगर पालिका का हो जाएगा। उसके बाद अपशिष्ट एकत्र और मृत पशु या आवारा जानवर, जैसे कि किसी कोई बड़ा शहर है या बड़ा गांव है, उसका हमने अपशिष्ट जो पदार्थ है या फिर जो कचरा है, कूड़ा करकट है, उसको इकट्ठा कर रखा है, तो उस पे भी अधिकार किसका होगा? इस समय पे नगर पालिका का होगा। वो चाहे उसका जैसे यूज कर सकती है, हो सकता है उसको रिसाइकिल करके उसका कुछ भी काम कर सकती है। वो सारा सा डिपेंडेंट किस पे करता है? नगर पालिका पे। तो मृत पशु है, तो मृत पशु को उठा लिया उन्होंने, अब उसकी हड्डियों को क्या करना है, हड्डियों को कहाँ दफनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे सारे फैसले किसके होंगे? नगर पालिका के होंगे। इसके साथ साथ कोई भी आवारा पशु है, आवारा जानवर है, जिसका कोई स्वामित्व नहीं है, वो भी किसके हो जाएंगे? इस समय पे नगर पालिका के हो जाएंगे। इसलिए आपने कई बार देखो आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए नगर पालिका की गाड़ी आती है और उनको पकड़ करके ले जाती है। उसके बाद क्या है? राज्य सरकार नगर पालिका की संपत्ति वापस ले सकती है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि नगर पालिका हमारी जो ये प्रॉपर्टी है इसका सही तरीके से देख रेख नहीं कर पा रही है, या इसका अच्छे रूप से प्रयोग में नहीं ला पा रही है, या इसका कोई भी मिस यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकती है राज्य सरकार? वो जो संपत्तियां अभी नगर पालिका को दी गई थी उनको वो वापस भी ले सकती है। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट ही नगर पालिका की हो जाएगी। समझा की चीजें? तो राज्य सरकार नगर पालिका से संपत्ति वापस ले सकती है। कब ले सकती है? नगर पालिका द्वारा कुप्रबंधन के मामले में या जनहित के मामले में कोई प्रॉपर्टी को लेना पड़े तो ले सकती है वो। या तो उसने कुप्रबंधन कर दिया हो, या फिर जनहित के अंदर अगर कोई राज्य सरकार को लगता है कि ये प्रॉपर्टी हमें नगर पालिका से वापस ले लेनी चाहिए, वो क्या कर सकती है? इनसे वापस ले सकती है। मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी धारा 68। और भी इसके अंदर देखें तो अगर अपन देखें धारा 69 के बारे में, करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। धारा 69 क्या बताती है हमें कि जो नगर पालिका है अगर वो किसी संपत्ति को एक्वायर करेगी, अर्जन करेगी, तो किस बेस पे कर सकती है? किस बेस पे कर सकती है? तो सबसे पहला है करार। करार यानी कि एग्रीमेंट। सरकार क्या कर सकती है? किसी एग्रीमेंट के तहत कोई जमीन को ले सकती है, कि जैसे किसी से कह दिया कि ये जमीन आप हमारे को दे दो, और ये अपना ये एग्रीमेंट है कि हम क्या करेंगे, इसका इस काम के लिए यूज करेंगे, इस चीज का ये प्रॉफिट हम आपको दे देंगे, ये प्रॉफिट हम इनको दे देंगे, किराए पे लेंगे, कैसे भी करके। तो एक एग्रीमेंट कर दिया, करार कर दिया। करार करके वो क्या कर सकती है कि संपत्ति को एक्वायर कर सकती है। दूसरा हो गया विनिमय। विनिमय कहते हैं अपन एक्सचेंज को। कोई एक्सचेंज ऑफर दे दिया कि आप क्या करो, ये जमीन हमारे वाली, इसको क्या करो आप यूज में ले लो, हमारे को आप वाली जमीन दे दो, तो हम क्या करें यहाँ पे अपना कुछ काम, कोई भी अर्जेंट काम है तो हम वहां पे वो करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम कई बार देखते हैं कि कोई सड़क बन रही है ना, तो सड़क बन रही है तो सड़क बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक सेटअप जचाना पड़ेगा जहाँ पे सीमेंट वगैरह का काम हो सके, है ना, डामर का काम हो सके, जहाँ पे लुक हो गया, कंपाउंड हो गया, उनका यूज कर सके, या वर्कर के रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा उनको, एक वर्कर टेम्परेरी घर बनाना पड़ेगा ना। तो उन सब चीजों के लिए वो क्या करते हैं? किसी जमीन को एक्वायर करते हैं। अब उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि एक बार के लिए आप क्या करो, हमें ये जमीन दे दो कुछ टाइम के लिए, 20 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, इतने टाइम तक हम आप क्या कर सकते हो, शहर में हमारी इस जमीन का यूज कर सकते हो। तो वो कोई भी शर्त हो सकती है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। तो एक्सचेंज के थ्रू भी वो क्या कर सकती है? जमीन ले सकती है। जैसे करार यानी कि आपने क्या किया, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, और विनिमय यानी कि आपने क्या कर लिया, उनको एक्सचेंज में कुछ दे दिया। पट्टा, पट्टा का मतलब हुआ कि आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति के साथ में एक पट्टा जमीन, पट्टा बोलते हैं एक जमीन जिसको खूब लंबे टाइम के लिए किराए पे लिया जाए। लंबा टाइम मतलब 50 साल, 90 साल, 99 साल, इतने साल के लिए किराए पे लिया जाए, उसको बोलते हैं पट्टाशुदा जमीन। ठीक है। इसके बाद है अनुदान। कोई व्यक्ति दान दे दे। संपत्ति अर्जन कैसे हो सकता है? कि अगर कोई व्यक्ति दान में दे दे, है ना, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। नगर पालिका किसी भी अचल संपत्ति और
अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी सुख भोग को अधिग्रहण कर सकती है। अच्छा, इसने जो भी प्रॉपर्टी ली है, अचल संपत्ति ली है, उससे होने वाले जितने भी लाभ हैं, जितने भी प्रॉपर्टी आने वाले सुख है, उनको क्या कर सकते हैं, ये खुद के अंदर एक्वायर कर सकते हैं, उनका खुद यूज में ले सकते हैं। मान लो कोई भी प्रॉपर्टी ली है उन्होंने, तो नगर पालिका अपने लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको रख सकती है साथ में। कैसे कैसे लग सकती है प्रॉपर्टी? समझौते से ले सकती है, एग्रीमेंट से ले लिया, विनिमय यानी कि एक्सचेंज से ले लिया, पट्टे द्वारा यानी कि आप किसी को पट्टा देकर के आप ले सकते हो, दान द्वारा, कोई दानवीर, कोई भामाशाह है जिसने दान दे दी जमीन को, हो सकता है। नगर पालिका ट्रस्ट की लाभार्थी भी बन सकती है। लाभार्थी यानी कि बेनिफिशियरी। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक ऑथर होता है, उसके बाद एक ट्रस्टी होता है और एक उसके बाद क्या होता है, बेनिफिशियरी। तो इसके अंदर ये कंडीशन क्या बताई थी हमारे को? ट्रस्ट के रूप में बताई थी। तो जब सरकार से कोई जमीन लेगी तब तो ट्रस्टी के रूप में काम करेगी, ट्रस्टी के रूप में, और जनता के लिए क्या करेगी, तो बेनिफिशियरी का काम करेगी। लेकिन नगर पालिका को अगर कोई जमीन देता है ना, कोई दान में जैसे कोई जमीन दे रहा है, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं ये जमीन दे रहा हूं, ये किसके काम आएगी, किसके काम आ सकती है, ये आएगी इसका जो भी काम होगा, या अगर ये किसी चीज के काम आएगी तो किसके काम आएगी, नगर पालिका के काम आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उस समय बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा इस टाइम पे? नगर पालिका। तो बेनिफिशियरी लाभार्थी के रूप में भी ये काम कर सकती है। सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य है बस इनके अंदर। इन सभी केस के अंदर क्या है, सरकार की पूर्वानुमति इनको लेनी आवश्यक है कि हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है। धारा 69, जमीन को एक्वायर कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, आप एक चीज समझो कि हम भाग 4 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर नगर पालिका की संपत्ति के बारे में बात करेंगे। अच्छा, नगर पालिका की जो संपत्ति होती है वो किस किस प्रकार से अर्जन की जा सकती है, नगर पालिका संपत्ति सरकार से कैसे ले सकता है, चल अचल संपत्ति कैसे एक्वायर कर सकते हैं, सरकार संपत्ति को वापस कैसे ले जा सकती है, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम घूम घूम करके पढ़ रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, इनको ज्यादा इतना सेंट्रिक मोड पे नहीं पढ़ना है कि हमारे को एक एक चीज लाइन टू लाइन याद करें। आप सिर्फ समझने के उद्देश्य से देखो कि क्या क्या चीजें हो रही है। फिर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आपकी समझ ज्यादा काम आएगी, बजाय इन बातों के, है ना। तो आपको समझ थोड़ी सी डेवलप करनी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि धारा 69 है कि जमीन कैसे ले सकती है एक जो अपने नगर पालिका है। तो नगर पालिका किस किस प्रकार से जमीन ले सकती है? नगर पालिका किसी अचल संपत्ति के सुख भोग सकती है। कैसे? कौन सी जमीन के? कोई समझौते से ली हो, एक्सचेंज मोड पे ली हो, पट्टे से ली हो, कोई किसी ने दान दे दी हो। नगर पालिका ट्रस्ट की लाभार्थी भी बन सकती है, लेकिन इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? सरकार से इनको पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं 69A। 69A क्या है? कतिपय भूमियों के अधिकारों के समर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना। सिंपल सा, पहले इसको देखो, इसकी लैंग्वेज क्या है। गैर कृषि भूमि नगर पालिका द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई या लाइसेंस प्राप्त भूमि रखने वाला कोई भी व्यक्ति नगर पालिका से पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए इसे नगर पालिका को सौंप सकता है। समर्पण करने पर भूमि का अधिकार नगर पालिका में निहित हो जाएगा। नगर पालिका शुल्क के भुगतान पर व्यक्ति के पट्टे पर भूमि दे सकती है। पिछली वचाएं कार्यालय कार्यशील और वैध रहेगी। आप इसको समझना, और हो सके तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उन्हीं चीजों को क्या करना, लिख लेना इनके साइड के अंदर, ताकि आपको अगर इस लैंग्वेज के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर सको, उस चीज को समझ सको। देखो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। इसके अंदर ये बताया जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास एक जमीन है जो पुराने टाइम पे मेरे दादा परदादा किसी ने कब्जा किया था, जिसपे सरकार का कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ऐसा पता है कि इस एरिया की जमीन है, लेकिन मैंने उस जमीन को कहीं से खरीदा नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, कब्जा किया था। अभी क्या होता है, मेरा जो एरिया है, मेरा जो गांव है, उसको क्या बनाया जा रहा है, नगर पालिका बनाया जा रहा है। उस समय पे वो भूमि कैसी है मेरे पास, गैर कृषि भूमि है, जिसको कोई भी पट्टा नहीं बना हुआ, कोई भी लाइसेंस नहीं बना हुआ उसका। अब मैं क्या करूंगा, उसका पट्टा बनवाना चाहता हूँ, उसको पक्की जमीन करवाना चाहता हूँ, अपने नाम करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होगा, मैं जाकर के वो भूमि किसको सौंप दूंगा, नगर पालिका को। नगर पालिका को सौंप दूंगा, नगर पालिका बदले में क्या करेगी, मेरे को उसका पट्टा जारी करेगी। पट्टा किस टाइम का होता है, ऑलमोस्ट 99 साल का होता है। तो वो क्या करेगी, 90 साल का 99 साल का मेरे को पट्टा जारी कर देगी। फिर मेरी जमीन क्या हो जाएगी, पट्टाशुदा हो जाएगी। हाँ, इसके लिए पट्टा जारी करने के लिए वो क्या करेगी, मुझसे कुछ ना कुछ चार्ज लेगी, जो भी उस रेट के हिसाब से होता है, 2%, 5%, 7%, 8%, उस हिसाब से वो क्या करती है, मेरे से चार्ज लेती है। तो उसके बाद क्या हो जाती है, मेरी जमीन क्या होती है, एकदम पट्टेशुदा जमीन हो जाती है, मेरी एकदम पक्की जमीन हो जाती है। फिर मैं उस जमीन का कहीं भी किसी प्रकार से लीगल रूप से उसको यूज कर सकता हूँ, चाहे मैं उसको बेच सकता हूँ, चाहे मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, है ना। लोन लेना हो, कुछ भी लेना हो, सारी सारी चीजें मैं आराम से लीगल रूप से कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर लास्ट की लाइन क्या लिखी हुई है, पिछली वचाएं कार्यशील और वैध रहेगी। मान लीजिए मेरे पास जो वो जमीन है, अभी तक तो उस पे कब्जा मैंने कर रखा था, ये मेरे अंडर में ही आ रही थी। अब मैंने वो जमीन दिखा करके किसी बैंक से क्या कर लिया है,
लोन ले लिया है ना? तो अगर मैंने वो ज़मीन दिखा करके किसी से लोन ले लिया है और उसके बाद मैंने उसको पट्टा बनवा लिया है, तो जो पुराने लोन थे, जो पुरानी जितनी भी किस्तें वगैरह बाकी रही हैं, वो सही-सही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने नया पट्टा बनवा लिया तो उसके बाद बोले कि चलो जी, अब आप अपना रास्ता देखो, हमने क्या किया नया पट्टा बनवा लिया है। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है, तो आपको पूरा-पूरा लोन उस ज़मीन वाला भरना ही पड़ेगा। समझ आई चीज़ें? तो ये चीज़ें क्या है कि भूमियों के अधिकारों से समर्पित, है ना? गैर कृषि भूमि। यहाँ तक समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। धारा 70, भूमि का अनिवार्य अर्जन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोई हाईवे बन रहा है ना, हाईवे बन रहा है और बीच में क्या आ गया उसके एक मान लो बिल्डिंग है, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है एक, और ये हाईवे और कहीं से गुजर नहीं सकता, यहीं से गुजरे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप सरकार को या अपने नगर पालिका को ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति अपनी ज़मीन को दे दे, है ना? अपने को बेच दे, तो उससे क्या होगा कि ये हज़ारों लोगों का क्या होगा, भला हो जाएगा, सिर्फ़ एक बंदे की जिद की वजह से। तो नगर पालिका क्या करती है, उसके लिए पहले जाके उस व्यक्ति से बात करती है कि भई तू हमारे को दान दे दे या फिर हमारे को इसका सुख भोगने दे, है ना? लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो नगर पालिका क्या करती है, सीधा-सीधा राज्य सरकार से कहती है कि आप क्या करो, इस भूमि पर कब्जा करो या इस भूमि को एक्वायर करो आप। तो उस भूमि को क्या किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा अनिवार्य अर्जन किया जाता है, यानी कि उसको फोर्सफुली उससे ले लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपसे छीन लिया और आपको मार-कूट करके भगा दिया, कब्जा कर लिया। सरकार क्या करती है, बाकायदा उसके लिए क्या देती है आपको, मुआवजा देती है। क्या देती है? मुआवजा भी देती है। सरकार क्या करेगी, आपसे जमीन ले लेगी, जमीन लेते साइड नगर पालिका से बात करेगी, नगर पालिका देखो हमने आपने जो जमीन बताई थी वो हम ले चुके हैं, क्या आपको जमीन चाहिए? नगर पालिका बोलती है हाँ हमारे को जमीन चाहिए। फिर बोलते देखो हमने क्या किया था, 40 लाख रुपए उस एक प्लॉट के लेने के लिए हमने उस व्यक्ति को दिए थे, यानी कि 20 लाख का प्लॉट था, हमने क्या किया उसको डबल कीमत दी, उसका मुआवजा के रूप में कितना दिया, डबल कीमत दी। तो अब आप क्या करो, हमें वो 40 लाख रुपए क्या करो आप हमारे को दे दो। तो नगर पालिका क्या करेगी, राज्य सरकार को 40 लाख रुपए का भुगतान कर देगी और उस जगह पे कब्जा किसका हो जाएगा, अब नगर पालिका का हो जाएगा। ये बताया गया है भूमि का अनिवार्य अर्जन। अनिवार्य अर्जन मतलब फोर्सफुली अपन किससे भूमि लेना। नगर पालिका किसी भी भूमि को अनिवार्य अधिग्रहण के लिए अनुरोध कर सकती है। किससे अनुरोध करेगी? राज्य सरकार से। राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करेगी, राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करेगी, उनको क्या करेगी, पैसा देगी। नगर पालिका राज्य सरकार से भूमि प्राप्त कर सकती है। नगर पालिका फिर किससे प्राप्त करेगी? राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करेगी। नगर पालिका को सरकार को मुआवजा देना होगा। नगर पालिका को किसको मुआवजा देना होगा इस वक्त पे? सरकार को, क्योंकि सरकार ने मुआवजा किसका दिया था? उसका लाभार्थी जो भी उसका मेन बंदा था, जिसकी जमीन थी, उसको सरकार ने मुआवजा दिया था। तो नगर पालिका क्या करेगी, यहाँ पे मुआवजा किसको देगी? सरकार को देगी। समझ आ गई होगी धारा नंबर 70। नेक्स्ट देखो धारा नंबर 71, कतिपय भूमियों का आवंटन नियमन इत्यादि। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत नगर पालिका भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर सकती है। आवेदक को शहरी मूल्यांकन और प्रीमियम का भुगतान करना होगा। राशि राज्य की संचयी निधि व नगर पालिका निधि में संचयी निधियों में जमा कराई जाएगी। अच्छा, इस धारा का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, समझो। मान आप आपने एक चीज देखी होगी कि एक भूमि का प्रकार होता है कि कुछ भूमि ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्यों के लिए बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं कृषि भूमि। क्या कहते हैं? कृषि भूमि। कृषि भूमि। कोई भूमि है जो है गोचर भूमि, जिसपे गायों को चरने के लिए छोड़ा जाता है, गोचर भूमि है। कोई है वो व्यवसाय के लिए है ना? कोई है जो आबादी के लिए है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या भूमि पड़ी है, कृषि भूमि पड़ी है। कौन सी भूमि पड़ी है? कृषि भूमि पड़ी है। और वो चाहता है कि मैं इस भूमि जो मेरी कृषि भूमि है, इससे मेरे को आमदनी तो ज्यादा हो नहीं रही है, लेकिन अगर मैं इसके छोटे छोटे प्लॉट काट के बेचूं तो मेरे को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मतलब अगर ये कृषि भूमि है, इसको अगर सीधा बेचता हूँ, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं मेरे को, और मैं इसी भूमि के मान लीजिए 20 प्लॉट कर देता हूँ ना, 20 प्लॉट मैंने काट दिए। अब इन 20 प्लॉट को मैं क्या कर रहा हूँ, 10-10 लाख रुपए में एक प्लॉट बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने मिल रहे हैं? 2 करोड़ मिल रहे हैं। तो मेरे लिए फायदा का सौदा क्या है, अगर मैं कृषि भूमि को बेचूं उसमें है, या फिर उसके प्लॉट काट काट करके बेचूं। तो उस समय पे क्या किया जाता है, इस कृषि भूमि का जो मालिक है वो क्या करेगा, राज्य सरकार के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राज्य सरकार के पास में। उनको नगर पालिका में जाएगा, उनको जाकर के बोलेगा कि मेरी ये जो कृषि भूमि है, इसको आप क्या करो, गैर कृषि भूमि में बदल दो। किसके अंदर बदल दो? गैर कृषि भूमि के अंदर बदल दो। तो उस समय पे क्या होगा, क्या किया जा सकता है, आवेदक को शहरी मूल्यांकन, यानी कि शहरी जो टैक्स होता है वो टैक्स देना पड़ेगा, और एक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, एक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद इसकी जो जो कृषि भूमि थी वो किसके अंदर बदल दी जाएगी?
गैर कृषि भूमि के अंदर बदली जा सकती है। ये बात कहने का मतलब है इसका। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत नगर पालिका भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर सकती है। मतलब एक अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, उसकी धारा है कौन सी? 90A। 90A के तहत क्या किया जाता है? अगर मान लो कोई कृषि भूमि है, कोई कृषि के लिए एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप क्या कर सकते हो? नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रीमियम, कुछ टैक्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे कि शहरी मूल्यांकन देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, और एक उनको क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम भरना पड़ेगा। अच्छा, जो टैक्स दिया जाएगा या जो प्रीमियम भरा जाएगा, ये किसको दिया जाएगा? किसकी जेब में जाएगा? तो भाई किसी की पर्सनल की जेब में नहीं जाएगा। ये राशि कहाँ जाएगी? राज्य की संचित निधि एवं नगर पालिका की निधि की संचित निधि में जमा कराई जाएगी। समझ आ गई चीजें? आगे देखते हैं। धारा नंबर 72, इसका क्या है? नगर पालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे श्रम कार्यों को करने के लिए संकाय या फिर संदाय। सिंपल सी बात एक समझो। मान लीजिए नगर पालिका के अंदर एक अपने को बिल्डिंग बनानी है ना, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार क्या कर सकती है? नगर पालिका के कार्यों के लिए एक विशेष अधिकारी को क्या कर सकती है? नियुक्त कर सकती है। एक अधिकारी को कह दिया कि तुम एक काम करो, जाओ और ये जो बिल्डिंग बनेगी, मान लीजिए एक 20 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, अपने को एक कॉलोनी बनानी है, इनकम टैक्स जो कॉलोनी है वो काटनी है अपने को ना, तो वहां पे घर बनाने हैं बहुत बड़े बड़े। तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है। ये अधिकारी को कौन अपॉइंट करेगा? राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। और राज्य सरकार क्या करेगी? उसको एक बजट दे के जाएगी कि ये काम है, जैसे मान लो 5 करोड़ का काम है, तो उनको दे दिया कि देखो 5 करोड़ तक का आप क्या कर सकते हो? किसी भी ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो? 5 करोड़ के अंदर आप काम कर सकते हो। 5 करोड़ की आपको क्या है? पावर दी जा रही है। अब वो व्यक्ति क्या करता है? अगर मान ली गया और जाकर के 4 करोड़ रुपए का उसने क्या कर लिया? किसी के साथ अनुबंध कर लिया, किसी ठेकेदार के साथ में, तो अब क्या होगा? नगर पालिका बाध्य हो जाएगी, उसका जो भी उसने अनुबंध किया, जैसे 5 करोड़ की लिमिट है, उससे 5 करोड़ तक का अगर इसने कहीं पे भी अनुबंध किया है, तो उसका पैसा कौन देगा? उसमें फिर नगर पालिका को देना पड़ेगा। यही बात इसके अंदर लिखी है। राज्य सरकार नगर पालिका के कार्यों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकती है। अधिकारी सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा, यानी कि एक सीमा दे दी ना, जैसे 5 करोड़ रुपए दे दिए, निर्दिष्ट सीमा तक आवश्यक अनुबंध कर सकती है। भुगतान करने के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है। अब जो भी वो आगे उसने जाकर के सौदा करके आ चुका है, जो भी अनुबंध करके आ चुका है, उसके लिए भुगतान कौन करेगी? उसमें फिर नगर पालिका ही क्या करेगी? इनका भुगतान करेगी। मेरे हिसाब से समझ आ गई चीजें, क्या कुछ चीजें चल रही है ना। धारा कौन सी पढ़ रहे हैं? 72। नगर पालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा संविदा और ऐसे संक्रमणों के लिए संदाय। आप चीजों को समझना है ना, एक बार के लिए आप चीजों को समझ लेना कि आपको अंदर की चीजें पता लग जाए, आखिर होता क्या चीज है। आपको आमतौर पे कुछ नहीं मिलेगा। आप जो बच्चे गलती कर रहे हैं ना कि मुझे धाराएं लाइन वाइज पता नहीं, लाइन वाइज पता नहीं, भाई तुम धारा लाइन वाइज 20 30 25 इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद क्या होगा? आपको इस चक्रों में आकर के कि आपको धारा लाइन वाइज याद नहीं है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप तैयारी छोड़ दोगे, कि आपकी तैयारी ढंग से हो नहीं पाएगी। तो आपको मेनली अभी फोकस किस पे करना है? जैसे आप नगर पालिका में जा रहे हो, एक अधिकारी के रूप में जा रहे हो, तो आपको नगर पालिका के इन अंदर जो भी चीजें होती है उनके बारे में आपको एक नॉलेज होना चाहिए। यही नॉलेज देने के लिए क्या काम किया जा रहा है? आपकी परीक्षा दी जा रही है। तो आपको अगर एक बार के नॉलेज अच्छे से हो गया, उसकी धारा तो आप बाद में याद कर लोगे। धारा तो क्या है, अगर आप 1 महीने तक लगातार बैठ के रटना स्टार्ट करो तो ही हो जाएगा। अभी आप साथ में धारा रटोगे, साथ में अंदर की चीजें रटोगे, साथ में पूरा-पूरा उसको समझोगे, 3-3 चीजें एक साथ करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आप पहले सबसे पहले अंदर की चीजें समझ लो, दूसरे नंबर पे धाराएँ रट लेना, क्या दिक्कत है ना? और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ट्रिक्स बनाई हुई है कि कुछ टाइम लगेगा आपको, लास्ट के अगर 10 दिन भी मिल गए, 10 दिन के अंदर पूरी-पूरी धाराएँ रटा दूँगा आप लोगों को मैं, है ना? ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो धारा 72 वापस आ गई। धारा 73, 73 नंबर धारा, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। नगर पालिका चल या अचल संपत्ति को विक्रय पट्टे, नियमित आवंटन, हस्ताक्षर कर सकती है। यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। नगर पालिका सरकारी जमीन को भी नियमित कर सकती है। इसकी पुष्टि निर्धारित पदाधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए और नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि ग्रुप हाउसिंग के लिए दी गई भूमि 21 फ्लैट ईडब्ल्यूएस को रियायती दरों पे देनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि सरकार क्या कर सकती है, जो अपने नगर पालिका क्या कर सकती है, नगर पालिका क्या कर सकती है? चल या अचल संपत्ति को विक्रय पट्टे, नियमित आवंटन, हस्ताक्षर कर सकती है। किसी भी अगर कोई भूमि है उसको हस्ताक्षर कर सकती है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। सिंपल सा आप इसको समझो एक चीज को। मान लीजिए एक बिल्डर है,
वो आता है, वो आके कहता है कि आपकी ज़मीन पड़ी है, इस पे हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, हाउसिंग कॉलोनी बनाते हैं, जिसके अंदर 5-5 स्टोरी बिल्डिंग बनाएँगे और उसको हम क्या करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए उसके अंदर सैकड़ों लोग रहेंगे, उससे क्या होगा, लोगों का फ़ायदा होगा। तो उस समय पे क्या कर सकती है नगर पालिका, उसको हस्ताक्षर कर सकती है, उसको ज़मीन दे सकती है, क्योंकि इससे जनमानस का कल्याण हो रहा है, खाली जगह पड़ी है, उसका क्या करना है, जनमास मानस के कल्याण के लिए यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा, उसी समय पे क्या हो सकता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने वो नगर पालिका के सरकार से पूरी प्रायर परमिशन लेकर के सारे काम होंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर मान लो यदि हाउसिंग ग्रुप के लिए कोई भूमि दी गई, मतलब हाउसिंग बोर्ड के लिए आपने क्या किया, कोई ज़मीन दी है, तो उसके अंदर ये कहा गया कि 21% आपको जितने मकान हैं, वो किसको देने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस को देने पड़ेंगे। किसको देंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको क्या देने पड़ेंगे, 21%। मान लो अगर 100 मकान बने, तो उसमें से 21 मकान किसको देने होंगे, उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, ईडब्ल्यूएस को देने पड़ेंगे, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, उसके लोगों को देना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है इस धारा के अंदर कि आप कोई भी चल या अचल संपत्ति को विक्रय पट्टे के द्वारा या फिर नियमित या आवंटन हस्ताक्षर के द्वारा क्या कर सकते हो, जमीन को दे सकते हो। और ये कैसा होना चाहिए, आपने अगर कोई जमीन किसी को दी है तो कैसा होना चाहिए, अपना जो ये नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसके अनुरूप ही होना चाहिए, ऐसे नहीं इसके अलावा कोई अलग से काम कर दो आप। अच्छा, नगर पालिका सरकारी जमीन को नियमित कर सकती है, कोई भी सरकारी जमीन है उसको नियमित कर दिया कि ये अब जमीन किसकी होगी, इस ठेकेदार की होगी। वो ठेकेदार क्या करेगा, यहाँ पे बिल्डिंग बनाएगा, और बिल्डिंग बनाने के बाद बेचेगा किसको, एकदम बहुत ही कम रेट पे बेचेगा, और उसमें से भी 21% होगी, कितने प्रतिशत, 21% किसको मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस को मिलेंगे। किसको मिलेंगे, फ्लैट ईडब्ल्यूएस को मिलेंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर धारा 73 बता रही है, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। अच्छा, सरकारी भूमि कहते किसे हैं, जैसे अपन ने पहले कहा सरकारी भूमि को नियमित कर सकती है, तो भाई सरकारी भूमि कहते किसे हैं, सिंपल सिंपल सी बात, नगर पालिका में निहित भूमि। मान लीजिए कोई नगर पालिका है, नगर पालिका बनी, पर जब सरकार की, मैंने आपको बताया सरकार की भूमि किसके अंदर आ जाती है, शायद सारी नगर पालिका के अंदर से वो होगी। उसके नेचुरल लैंड, उसके सरकार द्वारा नगर पालिका को दी गई भूमि, कोई सरकार ने किसी नगर पालिका को दे दी कि ये भूमि आप क्या करना, इसका इस चीज के लिए फलाना फलाना काम के लिए यूज करनी है, वो भूमि होगी। एक होता है नेचुरल लैंड। अच्छा, नेचुरल लैंड क्या होता है, ये देखो, मान लो कोई एक भूमि, एक जगह, एक शहर है, उसके अंदर क्या है, उसके टुकड़े किया, जैसे ये अपने टुकड़ा कर लिया, हाँ? ये क्या है, कृषि भूमि है। ये क्या है, कृषि भूमि। ये दे दिया गोचर भूमि। ये क्या है, गोचर भूमि। ये किसके लिए, आबादी के लिए। किसके लिए, आबादी के लिए। अब इसके अंदर एक इतना सा एरिया, ये आबादी के लिए जगह बनी हुई है ना, इस भूमि का इतना सा एरिया किसका है, नगर पालिका का है। किसका है, नगर पालिका का कोई इतना सा एरिया है। अच्छा, इस एरिया को क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल लैंड बोलेंगे। अच्छा, तो संपत्ति सरकारी भूमि कौन-कौन सी हो सकती है? एक तो नगर पालिका में निहित भूमि जो नगर पालिका के अंदर आई रही है। एक उनको किसी ने सरकार ने कोई काम कर दी वो हो सकती है। एक नेचुरल लैंड। नेचुरल लैंड कौन से होते हैं? ये इस प्रकार की भूमि। सरकार नगर पालिका भूमि का सरकारी भूमि को हस्ताक्षरण की जाँच के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकती है। मान लीजिए आपने क्या किया, किसी एक ठेकेदार को ज़मीन दी, या आपने हस्ताक्षरण कर दिया कि ये लो, ये ट्रांसफर कर दिया किसी ज़मीन के नाम, किसी एक ठेकेदार के नाम। तो अब उसकी जाँच के लिए क्या कर सकता है, सरकार एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है, क्या इसने सही रूप से हस्ताक्षर किया है या नहीं किया, या बीच में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इस सब की जाँच के लिए किसको नियुक्त किया जा सकता है? एक अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। वह दस्तावेज, अभिलेख आदि की माँग कर सकता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना? उनको क्या कर कह सकता है कि ला करके मेरे को दिखाओ, मेरे को देखना है आपने सही रूप से काम किया है या नहीं किया है। ये सब किसके द्वारा किया जा सकता है? जो सरकार क्या करेगी, अधिकारी नियुक्त करेगी उसके द्वारा। जाँच होने तक भूमि का हस्ताक्षरण लंबित रहेगा। मान लीजिए आपने कोई ज़मीन किसी व्यक्ति को दे दी, एक्स वाई जेड को ना, मान लीजिए कोई ज़मीन के एक एक व्यक्ति को दे दी कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का आप क्या करोगे, यूज़ करोगे, है ना? भेज दिया उसको। बंदे ने क्या किया, कुछ रुपए दे दिए और उसके बाद वो उसका यूज़ करने लग गया। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यूज़ कर रहा है, उस केस में नहीं बता रहे अभी। अभी क्या है कि अगर मान लो किसी को हस्ताक्षरण किया जा रहा है, उस समय पे क्या होगा, अगर जाँच चलने लगी, तो जब तक जाँच चलेगी, तब तक जो ये भूमि का हस्ताक्षरण है, जो ट्रांसफर जो हुई है भूमि, वो एक बार के लिए निलंबित कर दिया, एक बार उसको रोक दिया जाएगा। कि अधिकारी पहले देख ले, अगर सही है तो क्या करेंगे, वो भूमि उस व्यक्ति को दे देंगे, अगर नहीं सही है तो उस व्यक्ति से भूमि को वापस ले लिया जाएगा। अगर इसमें ये पाया जाता है कि अगले जिस बंदे ने भूमि को लिया है, उसने फ्रॉड तरीके से लिया है, तो जितने दिन वो उस भूमि का प्रयोग में लेगा, उतने टाइम का उससे क्या लिया जाएगा, किराया भी लिया जाएगा। कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, अपनी सेटिंग कर ली अंदर किसी अधिकारी के साथ में, उसको बोला कि ये बिल्डिंग क्या करो, आप मेरे को दे दो, मेरे को क्या करना है, इसका यूज करना है। ठीक है, अब ये बात भनक पता लग जाती है राज्य सरकार को कि इस नगर पालिका के अंदर इस प्रकार से घपलेबाजी चल रही है।
राज्य सरकार ने क्या किया, एक अधिकारी भेज दिया। अधिकारी आया और आने के बाद वो क्या करता है, चेक करता है, और चेक करने के बाद पता लगता है भाई ये दोनों की क्या थी, साठ गांठ थी, है ना, मिले हुए थे आपस में। उस केस में क्या होगा, उस व्यक्ति से वो जमीन तो खाली करवाई जाएगी, इसके साथ साथ में जितने टाइम तक उसने उपभोग किया है उस जमीन का, उससे क्या लिया जाएगा, उस चीज का किराया भी लिया जाएगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर बताइए। आगे देखते हैं। इच्छुक पक्ष को सुनवाई की का भी अवसर दिया जाएगा। दोनों पक्ष को अब आराम से, जो बेचने वाला है खरीदने वाला, उनको पक्ष का दिया जाएगा। यदि सब कुछ क्रम में पाया जाता है तो वह स्थानांतरण के पुष्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो कहते हैं हाँ भूमि दे दो, कोई बात नहीं। यदि स्थानांतरण की पुष्टि नहीं हुई तो अभिभोगी को अनधिकृत उपभोगी माना जाएगा। अगर मान लीजिए सही रूप से सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं है, सही तरीके से ट्रांसफर नहीं की गई, तो ये माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के पास अभी वो जमीन है वो गलत तरीके से उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो उससे क्या वसूला जाएगा, उसको बेदखली तक का किराया भी उसको देना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को पता नहीं है, जैसे मान लो कोई एक अधिकारी ने क्या किया, जमीन को क्या कर दिया, बेच दिया किसी व्यक्ति को, मान लो 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। उस व्यक्ति को नहीं पता ये बात कि भाई ये गलत तरीके से बेचा जा रहा है। उस केस में क्या होगा, सरकार ये भी कहती है कि आप ऐसा नहीं हो कि उसके 2 करोड़ रुपए अब गए, है ना, 2 करोड़ रुपए भी सरकार को क्या करने पड़ेंगे, जो नगर पालिका उसको क्या करना पड़ेगा, वापस देने पड़ेंगे। स्थानांतरण के विरुद्ध अभिभोगी से प्राप्त कुछ भी हो वो उसको क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। समझाइए यहाँ तक चीजें। चलिए धारा 73, धारा 73A, इसके अंदर क्या है, भूमि हस्तांतरण में लीज होल्ड या फ्री होल्ड भी हो सकता है। स्थानांतरण शुल्क के भुगतान पर लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदला जा सकता है। फ्री होल्ड का अर्थ है विरासत और अलगाव के अधिकार के साथ स्थायी कार्यालय कार्यकाल। अच्छा सुनो इस चीज को, क्या होता क्या है। भूमि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है लीज होल्ड और एक होती है फ्री होल्ड। लीज होल्ड बोलते हैं, जैसे आपने कोई पट्टा बनवा रखा है, आपने लगभग सुना होगा कि हमारी जमीन का, हमारे घर का पट्टा बना हुआ है ना। वो क्या होता है, हमारा एक एग्रीमेंट होता है नगर पालिका के साथ या फिर राज्य सरकार के साथ में, कि हम ये आपसे भूमि ले रहे हैं कितने टाइम के लिए, 99 साल के लिए। कितने टाइम के लिए ले रही है, 99 साल के लिए। अब अगर हम चाहें, ये जो आर्टिकल 73A बता रहे हैं, वो क्या बता रहा है कि अगर आप चाहो तो वो लीज होल्ड है या फिर ये जो है ना, जिसको अपने पट्टेशुदा जमीन लीज होल्ड है, उसको आप फ्री होल्ड भी करवा सकते हो। उसको आप कालांतर के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने नाम ही करवा सकते हो। उसे आपका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या करेगा, यहाँ पे शासन या फिर शासन का यहाँ पे उस चीज का यूज कर सकेगा। यही सिंपल सी बात है। भूमि हस्तांतरण, भूमि को क्या किया जाता है, लैंड को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। किससे, लीज होल्ड से या फ्री होल्ड में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे, रूपांतरण शुल्क दे करके, ट्रांसफर का आप शुल्क दो, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदला सकते हो। अच्छा, फ्री होल्ड का मतलब क्या है, विरासत और अलगाव के अधिकार के साथ साथ स्थायी कार्यकाल, उस व्यक्ति को स्थायी रूप से उसको सौंप दी जाएगी चीज। चलिए आगे देखते हैं। धारा 74, धारा 74 क्या कहती है, स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। सिंपल है, इसके अंदर कहा गया है कि जैसे ही एक नगर पालिका बनेगी, उसके 1 साल के भीतर भीतर क्या करेगा, एक अधिकारी क्या करेगा, उसका पूरा का पूरा मानचित्र बनाएगा, और मानचित्र बना करके उसको राज्य सरकार को सौंपेगा, उससे संबंधित अधिकारियों को सौंपेगा। सभी जगह पे चला जाएगा इसकी लिस्ट कि ये भूमि है, इसका एक्वाइजेशन हमारे पास है, इसका राज्य सरकार के पास में है, ये हमने दान से भूमि ली है। सारी सारी चीजों का मानचित्र बना करके सौंपना होता है। सेम यही बात लिखी है। नगर पालिका अपनी संपत्ति का नक्शा और सूची बनाकर रखेगी। ठीक है, अधिनियम के प्रारंभ होने, यानी कि उस समय की बात है जब अधिनियम प्रारंभ हो रहा था, या फिर आप नगर पालिका नहीं बन रही है, अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर भीतर निदेशक स्थानीय निकायों को प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा, मतलब उसकी फोटोकॉपी उनको प्रोवाइड करवाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी संपत्ति का वार्षिक विवरण तैयार करेंगे। जो भी म्युनिसिपल अधिकारी होता है, चीफ होता है, वो क्या करेगा, इसके बारे में संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा तैयार किया करेगा कि हमने कितने को बेचा, किनसे खरीदा, क्या कुछ हुआ है। विवरण नगर पालिका के समक्ष रखा जाएगा। जो भी ये अधिकारी विवरण बनाएगा वो किसके समक्ष रखा जाएगा, नगर पालिका के समक्ष रखा जाएगा। प्रतिलिपि निदेशक स्थानीय निकायों को भी दी जाएगी। स्थानीय निकाय जितने भी होंगे उनको क्या दी जाएगी, इसकी प्रतिलिपि दी जाएगी। तो सिंपल सा मतलब आपको समझना क्या है, जो भी नगर पालिका की भूमि है, जो भी नगर पालिका के पास एक्विजिशन है, उनका क्या किया जाएगा, नक्शे बनाए जाएंगे, और नक्शे बना बना करके उनको बताया जाएगा कि कितनी प्रॉपर्टी किसके एरिया के अंदर या किसके हक के अंदर आ रही है, और उसका वार्षिक विवरण भी दिया जाएगा। और 1 साल के भीतर भीतर क्या किया जाएगा, उनको सभी जितने स्थानीय निकाय हैं, जितने प्राधिकारी हैं, उनके पास में इसकी फोटोकॉपी जमा करवाई जाएगी। ये धारा कहती है 74। उसके बाद करते हैं धारा 75, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। सिंपल सी बात है, नगर पालिका अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी शहरी भूमि संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ बताने लायक है ही नहीं, है ना। तो कौन सी होगी, धारा 75 होगी। अब देखते हैं आगे। आगे आएगा अध्याय संख्या 5। चलिए अध्याय संख्या 5 अपन पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था। इस जो अपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, इसके अंदर क्या चीज़ें थी कि जो नगर पालिकाओं की संपत्ति है, उसके बारे में बताया गया। नगर पालिका कैसे संपत्ति ले सकती है, उस संपत्ति का प्रयोग कैसे कर सकती है, पट्टे की ज़मीन को कैसे कर सकती है, लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कैसे चेंज कर सकती है, कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में कैसे स्थानांतरित कर सकती है। वो सारी की सारी रामायण इसके अंदर बताई गई है। आप 1-2 बार अगर इस क्लास को सिर्फ़ और सिर्फ़ सुन भी लोगे, तो भी आपको क्या हो जाएगी, ये सारी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आपको फिर ज़्यादा इतना मत्था मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो अपन बाकी की अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।